Hi, good morning everybody. This is Bishwajit Datta, ACE CAT Education Services. एक कहावत है कि लड़ाई में कभी भी स्ट्रैटेजी तब तक काम नहीं करती जब तक आपके पास रिसोर्सेज नहीं हो। यदि आपके पास रिसोर्सेज है तो आपकी स्ट्रैटेजी काम करेगी, रिसोर्सेज नहीं है स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। कैट 2024, व्हाट आर आवर रिसोर्सेज? हमारे रिसोर्सेज क्या है? आज हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट, दैट इज फॉर कैट 2024। क्वांट के लिए हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए और उस स्ट्रैटेजी के लिए हमारे पास क्या रिसोर्सेज होना चाहिए, हम क्या लेकर आए ताकि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। उस सेक्शन को अच्छे से करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। वैसे तो आपको सब पढ़ना है, बट कई बार कहाँ पर आपको अटैक करना है, कौन से सेक्शन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, यदि आपको पहले से पता है तो सवाल को पकड़ने में ईजी होता है। दैट मीन्स जब आप पेपर देखेंगे आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आपको करना है, ये आपको पहले पता हो जाता है। यदि आपने कोई पढ़ाई की है और आपको ये पता है कि मैंने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप उस टॉपिक से सवाल उठाओगे। इफ़ यू आर 100% श्योर दैट आई एम गोइंग टू गेट ए क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं उसको करूँगा। तो ये आपको पहले से पता होता है। मैं अजम्पशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्योर शॉर्ट प्लानिंग की बात कर रहा हूँ कि श्योर शॉर्ट प्लानिंग में हमें पता है कि ये टॉपिक आएगा पेपर में। यदि ये टॉपिक आएगा तो इस टॉपिक के सवाल मेरे को बनने चाहिए, क्योंकि मैं पहले से उस टॉपिक को तैयार करके जा रहा हूँ। लास्ट ईयर के कैट 2023 के पेपर्स को यदि आप चेक करेंगे, 22 सवालों में से आपको हर बार दिखेगा ऐसे कि 10 से 11 सवाल क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर, क्वांट के अंदर अरिथमेटिक से पूछे गए हैं। यदि मैं अरिथमेटिक के पोर्शन के बारे में बात करूं तो ये मेरा पार्ट सेक्शन जो है, पार्ट 1 इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक। तो पार्ट 1 में मैंने अरिथमेटिक लिख के रखा है। इनफैक्ट नंबर सिस्टम इज ए टॉपिक विच इज यूनिवर्सली यूटिलाइज्ड एवरीवेयर इन ऑल द टॉपिक्स दैट यू डू। तो ये टॉपिक हमको करना ही करना बहुत अच्छे से। इसके अंदर मैंने टोटल 5 चैप्टर्स को लिखे हैं। मैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक चैप्टर मानता हूँ। रीजन बीइंग दैट व्हेन यू स्टडी परसेंटेज यू यूटिलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इन द अदर चैप्टर्स। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई आप अलग चीज़ नहीं पढ़ते हो, आप वही परसेंटेज पढ़ते हो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आप कोई अलग कैलकुलेशंस नहीं करते हो, यू डू कैलकुलेशंस विद द हेल्प ऑफ परसेंटेज। The only difference in these two chapters, simple interest and compound interest, is that you utilize the concept of the understanding of simple interest and compound interest. In fact, calculations तो वही percentage का है. So therefore, I have only taken number 2, मतलब उस एक ही चैप्टर मान रहा हूँ कि यदि आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो ये प्राइमा फेसी अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि सर मैं प्रॉफिट एंड लॉस भी करूँगा, सिंपल इंटरेस्ट भी करूँगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी करूँगा। मतलब इसको छोड़ने का सवाल नहीं उठता है। कई बार बच्चे ये तय करते सर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट छोड़ के जा रहा हूँ, क्यों? परसेंटेज तो आपने पढ़ रखा है ना, आपको कैलकुलेशन करना आता है, आप कंप्यूटेशन कर सकते हो, तो क्यों छोड़ के जाना है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादातर कंप्यूटेशन है, केवल एक कंप्यूटेशन है, क्या करना है, पैटर्न है। तो यदि आपको परसेंटेज आता है यू कैन डू इट, तो ये चैप्टर आपको नहीं छोड़ना है। तो एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग परसेंटेज, आई एम 100% श्योर कि आप प्रॉफिट एंड लॉस भी तैयार कर रहे होंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी तैयार कर रहे होंगे। यदि नहीं कर रहे हो तो करो। तीसरा है एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर। ये तीनों को मैं एक सिंगल सेट में लेता हूँ, क्योंकि यदि आप एवरेज पढ़ते हो, वैसे एवरेज का स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आता है। मतलब एक टॉपिक एवरेज आपने कवर किया तो आपको एक सवाल मिलेगा, दैट इज ए गारंटी। मैंने बताया ना मेरा रिसोर्स क्या है, मेरा रिसोर्स मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मेरा रिसोर्स ये कहता है कि एवरेज में से एक सवाल हर बार आता है, फैक्ट है। 10 साल का पेपर उठा के देख लो आपको एवरेज में से एक स्टैंड अलोन सवाल मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि आप एवरेज पढ़ रहे हो तो यकीन से आप एवरेज के ऊपर आए हुए सवाल को करोगे। दैट मीन्स यू विल जंप इनटू दैट क्वेश्चन, आपको करना ही है। तो यू हैव दैट स्ट्रैटेजी कि भाई एवरेज में से सवाल आएगा तो मैं करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको पढ़ूंगा भी और मैं उसको करने के लिए भी आगे बढ़ूंगा। सो आई विल नॉट लीव एनी क्वेश्चन ऑन एवरेज। एवरेज तैयार होता है तो एवरेज के साथ आता है रेशियो, रेशियो के साथ होता है प्रोपोर्शन और इनके साथ होता है मिक्सचर। मिक्सचर्स भी इन्हीं का पार्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट है। So average, ratio and proportion, mixture put together make a single chapter. तो इसको मैं 3 चैप्टर मानूंगा। मतलब कोई व्यक्ति बोले कि सर मैंने एवरेज पढ़ लिया एक चैप्टर, मैंने रेशियो पढ़ लिया एक चैप्टर, मैंने मिक्सचर पढ़ लिया एक चैप्टर, नो, दिस 3 कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर टू मेक 1 चैप्टर। वर्क एंड टाइम इज अ स्टैंड अलोन चैप्टर एंड देन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस इज अ स्टैंड अलोन चैप्टर। तो ये टोटल 5 यूनिट है आपका, जो आपके अरिथमेटिक का पार्ट है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट 50% ऑफ द पेपर
coming from this section. If not 50%, at least 40 to 45% of the paper you can enjoy from this section. This is that indispensable part of your preparation. इसको छोड़ दिया तो आप आउट हो गए. इसमें से एक भी चैप्टर यदि आपने छोड़ दिया तो आप आउट हो गए, बिकॉज दीज चैप्टर्स आर इंटरलिंक्ड, दे आर इंटरकनेक्टेड. यदि आप इनको छोड़ोगे तो आपके साथ अरिथमेटिक का टॉपिक अच्छे से कवर नहीं होगा. कई बार बच्चे करते हैं कि सर मैंने रेशियो प्रोपोर्शन छोड़ दिया, मैंने सिंपल इंटरेस्ट छोड़ दिया. तो इंटरकनेक्टेड जो टॉपिक्स है वो आप नहीं छोड़ सकते. तो ये टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है. वन कॉन्सेप्ट इन वन टॉपिक कैन बी यूटिलाइज्ड with other chapter sometime in a question. So therefore all these 5 chapters are to be taken into your preparation very seriously, not once not twice but at least 3 times. 3 बार आप इसको तैयार करेंगे. Okay, so this is the first part of your preparation. वो सारे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज से आते हैं, वो सारे बच्चे जो कॉमर्स से आते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम मेगा पार्ट तैयार नहीं कर सकते, तो ये पार्ट आपको करना ही करना है, 3 बार करना है. ओके, दिस इज फॉर एवरीबडी. इनफैक्ट दिस इज फॉर एवरीबडी. यदि कोई व्यक्ति कैट की तैयारी कर रहा है और वो ये तैयार नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता. इनफैक्ट इन एनी इंस्टीट्यूशन इफ यू गो फॉर ए प्रिपरेशन, दे यूजुअली स्टार्ट विद दिस टॉपिक्स. दे यूजुअली स्टार्ट विद नंबर सिस्टम और दे यूजुअली स्टार्ट विद परसेंटेज. सो दिस इज दैट कॉमन पार्ट विच एवरी वन ऑफ अस मस्ट बी स्टडिंग इन अ सेंटर. तो आपकी तैयारी इन चैप्टर्स में सबसे बेहतर कब हो सकती है? व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एटलीस्ट फॉर 3 टाइम्स. 3 बार आप तैयार करेंगे, टॉपिक बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. देखिए नेक्स्ट पार्ट में मैंने अलजेब्रा रखा है. लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सिंगल पार्ट है. वैसे लीनियर इक्वेशन का टॉपिक अलग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक अलग है. इनफैक्ट जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ सकती है. सो देयरफॉर आई एम कंसिडरिंग दिस टॉपिक टू बी सिंगल वन. सेकंड इज लॉगरिथम एंड सेकंड इज लॉगरिथम एंड फंक्शन. इनफैक्ट फंक्शन को आप नया चैप्टर ले सकते हो, क्योंकि फंक्शंस के अंदर आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हो. आप फंक्शंस के अंदर मॉड पढ़ते हो, आप फंक्शंस के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ते हो, आप फंक्शंस के अंदर और भी प्रकार के टॉपिक्स पढ़ते हो. तो यू कैन टेक फंक्शन एज ए सेपरेट टॉपिक. बट आई बिलीव दैट लॉगरिथम में ज़्यादा पार्ट होता नहीं है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ फार्मूलेज है, करीब 10 से 12 फार्मूलेज है लॉगरिथम पे. तो टॉपिक छोड़ना तो बिल्कुल गुनाह हो जाएगा. इट इज़ अ क्राइम इफ यू लीव दिस पर्टिकुलर टॉपिक. देयर आर ओनली 10 to 12 formulas, and those formulas are not even required to derive. They are very single statement formulas. If you can remind them, you just have to make an utility in the paper to solve the questions. और हर बार logarithm के सवाल पेपर में आएंगे ही आएंगे. Now my appeal is to all those people who feel that algebra is a difficult part and we are going to leave it. पहले प्लीज 2 बार सोचो. कॉमर्स वाले बच्चे भी, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे भी, लॉगरिथम कभी ना कभी आपके काम में आया होगा. आप सोच के देखो. प्रॉपर्टी बेस्ड है, मैं फिर बता रहा हूँ. 10 से 12 केवल 10 से 12 फॉर्मूलेस. बड़े फॉर्मूलेस नहीं, बहुत सिंपल फॉर्मूला. क्योंकि लॉगरिथम इज बेसिकली डील्स विथ पावर्स. नंबर्स दैट आर एसोसिएटेड विथ पावर्स, वी यूज इट इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम. सो इट इज नॉट अ बिग चैप्टर. जैसे मैंने बताया ना, अरिथमेटिक के अंदर एवरेज का कॉन्ट्रीब्यूशन, अरिथमेटिक के अंदर एवरेज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऑलवेज हैविंग ए स्टैंड अलोन क्वेश्चन ऑन एवरेज, उसी प्रकार एल्जेब्रा के अंदर लॉगरिथम का एक स्टैंड अलोन क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा. कुछ भी करो आपको मिलेगा हर साल. और 10 से 12, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 फॉर्मूलेज है. सो यू कैन डू इट. ओके, रिमेंबर. थर्ड है एपी जीपी एचपी. एपी जीपी एचपी को मैं अलजेब्रा में नहीं लेता हूँ, बट चूंकि ये मॉडर्न मैथ्स का पार्ट, इट इज़ नॉट इन द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इट इज़ केप्ट इन द हायर मैथमेटिक्स. वैसे आप 10th स्टैंडर्ड में देखोगे तो आपको एपी का थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सो एपी जीपी एंड एचपी, ये तीनों मिला करके आपका अलजेब्रा वाला पार्ट होता है. मैं चाहता तो इसमें अलग अलग चैप्टर्स का नाम दे देता, बड़ा भर देता मैं ब्लैक बोर्ड को. इट वुड हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ मेस इन योर माइंड कि बाप रे इतने सारे चैप्टर्स है. लेकिन दीज आर इंटरकनेक्टेड चैप्टर्स, सो यू हैव टू कवर देम. मतलब यदि आप लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करते हो तो लॉगरिथम ना करो, ऐसा नहीं हो सकता, आपको करना पड़ेगा. दैट मीन्स दिस इज अ कंप्लीट पैच, आपको पूरा कवर करना पड़ेगा. ओनली देन यू आर गोइंग टू डू वेल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. आप 6 से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर के अंदर. मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आप अरिथमेटिक के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हो, 6 से 7 क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो इट इज़ ए मेजर पार्ट, मेजर कंटेंट ऑफ अवर एग्जाम. छोड़ नहीं सकते. ओके, और थोड़ा सा प्लानिंग करके प्रिपेयर करते हैं तो इट इज गोइंग टू गेट कवर्ड इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो डोंट वरी. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, वी कॉल इट एज ज्योमेट्री. ज्योमेट्री में 2 यूनिट है. देखो ज्योमेट्री बड़ा ट्रिकी होता है. ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि इन एवरी नेक्स्ट मोमेंट आपको ऐसा लगता है कि सवाल बन जाएगा.
यदि आप एक बार फंस गए एंड यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन, थिंकिंग लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, trying to bring some sort of concept in that, in every next moment you feel like कि आ गया मेरा कॉन्सेप्ट, और कई बार ऐसा होता नहीं है. ओके, so this is a very tricky topic. In fact, out of all the topics, if you ask me, the most tricky topic, I would say it is geometry. Maybe you have studied in elementary mathematics in 8th, 9th, 10th class of your school days, but still it is a very, very tricky topic. तो यदि बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर वो आता नहीं है विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. यदि आप एक बार अटक गए तो अटक गए, आगे बढ़ जाओ, छोड़ना है आपको, ठीक है. इसीलिए मैं, आप देखो मैंने इसमें 2 चैप्टर्स डाले, एक प्योर 3D मेंसुरेशन और एक 2D बोथ मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्रिकल. मतलब इसमें थ्योरम बेस्ड टॉपिक्स आपको करना है, खास करके ट्राइंगल्स और सर्कल्स पे. आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी उठाना 9th और 10th का, 9th और 10th के एनसीईआरटी को आप रगड़ दो. इफ यू आर एबल टू क्रैक एनसीईआरटी ऑफ 9th and 10th, यू आर एबल टू डू गुड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स. एक बार एनसीईआरटी कर लोगे तो फिर रिफ्रेशर्स बड़े वाले आप कर पाओगे, ठीक है. और इससे आपका ब्रेन बहुत स्मूथ काम करने लगता है, आई वुड से, इन द पेपर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं. आप जब आप थ्योरम्स को यूटिलाइज करते हो इन डिफरेंट सिचुएशंस, योर ब्रेन बिकम सो एक्टिव, दैट मीन्स आपका ब्रेन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगेगा, विच आई बिलीव. सो देयरफॉर दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. अब नहीं छोड़ो. अल्टीमेटली पेपर में कुछ सवाल तो आपको हो सकता है न बने, ओके, इसीलिए यू हैव टू मेक सम सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन अक्रॉस ऑल दिस सेक्शंस. नाउ द 4th सेक्शन इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम. वेन डायग्राम वाला जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से जब हम सवाल सॉल्व करते हैं, खास करके क्वांटिटेटिव एबिलिटी में, तो वेन डायग्राम का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, याद भी नहीं करना पड़ता. जस्ट बाय द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा you are able to solve the questions. Now the only problem is that if there is a very complex question that comes on this concept, then it is going to be very difficult to solve. But sometimes if you start solving the questions of Venn diagram, you are able to get that understanding which is required to solve the question based on Venn diagram. बाकी PNC प्रोबेबिलिटी एक साथ चलता है, ऐसा नहीं है कि आप पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ो फिर बाद में PNC पढ़ो, नॉट एट ऑल. आपको पहले PNC पढ़ना पड़ेगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ना है. प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. तो यदि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो तो प्रोबेबिलिटी पढ़ना कंपलसरी है. ऐसा नहीं हो सकता कि सर मैं दोनों में से एक तैयार कर लेता हूँ, मैं प्रोबेबिलिटी तैयार कर लेता हूँ, PNC छोड़ देता हूँ, नॉट पॉसिबल. या तो दोनों या तो एक भी नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन यू. एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लास्ट ईयर भी एक ही सवाल आया था इसके ऊपर से. सो आई एम नॉट पुटिंग लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन दिस. सो इफ यू आर नॉट ए हार्ड कोर मैथमेटिशियन, इफ यू आर नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन टू मैथ्स, तब आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है. लेकिन यदि आप तैयार करते हो तो ये पूरा बंच एक साथ प्रिपेयर होगा. 1 and 2, चैप्टर 1 and 2 इन पार्ट 4 इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड इन ए बंच. आप एक को भी छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है. और कॉन्सेप्ट ऑफ वेन डायग्राम क्वेश्चंस पुराने पेपर में आपको दिख जाएंगे, एंड दैट वुड गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग what exactly the variety that I'm talking about. To understand what I said basically in this particular lecture, please get into the CAT papers of last year, last to last year, and the other previous year papers. You will automatically understand what I'm saying. The percentage of questions in the paper is almost 40 to 50%. In arithmetic, you can say around 40%. 30% on algebra, again 20% on mensuration and other part, around 10% on the other remaining part that includes your modern mathematics, that is permutation and combination and the other varieties. So mostly ये chapters यदि आप तैयारी कर लेते हो, so I believe that it is not difficult for anybody to clear the cutoff of the quantitative ability part, right? We at SCAT deals in all the classroom as well as online programs. So people who are looking forward to CAT 2024 or 2025, you can talk to us at our number 9329620356. And to get into the preparation, we are open throughout the day in the center. So just at a call will be available to you. And for any further inquiry, you can contact us. Thank you so much. May God bless you. Bye-bye.